दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कोंकण महाराष्ट्र का वह तटीय क्षेत्र है जहां समुद्र की लहरें और घने जंगलों की सनसनाहट एक अनोखा माहौल बनाती हैं। और यह कहानी है रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव कालवाड़ी की, जहां की रातें इतनी स्याह हैं कि सूरज भी वहां की भयावह कहानियों को रोशन नहीं कर पाता। गांव वाले कहते हैं कि कालवाड़ी का पुराना किला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो किसी श्राप का शिकार है। और रात के सन्नाटे में वहां से आने वाली अजीब सी आवाजें और छायाओं का नाचना हर किसी को डराता है। यह कहानी उसी किले के रहस्य की है जिसने कई जिंदगियों को तबाह किया है। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक युवा पत्रकार आरव शर्मा से, जो अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। उसे कालवाड़ी के किले के बारे में एक पुरानी किताब में कुछ रहस्यमयी बातें मिली थी। किताब में लिखा था कि 17वीं सदी में वहां एक राजपूत राजा रणवीर सिंह अपनी रानी सूर्यमुखी के साथ रहता था। रानी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। कुछ कहते थे कि रानी ने आत्महत्या की, तो कुछ का मानना था कि उन्हें काले जादू से मार दिया गया। लेकिन आरव को लगा कि यह कहानी उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने फैसला किया कि वह कालवाड़ी जाकर इस रहस्य को उजागर करेगा। अब आरव अपने दोस्त फोटोग्राफर निखिल और एक लोकल गाइड बबलू के साथ कालवाड़ी पहुंचा। पर गांव में घुसते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। बबलू ने बताया कि किले में रात को जाना मना है, क्योंकि जो भी वहां रात में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन आरव ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। पर वह और निखिल रात को किले की सैर करने का फैसला करते हैं, ताकि कुछ अनोखी तस्वीरें और कहानियां मिल सके। रात के 11 बजे जब गांव सो चुका था तो आरव और निखिल किले की ओर चल पड़े। लेकिन बबलू ने मना किया, पर उनकी जिद के आगे वह भी साथ चलने को मजबूर हो गया। अब किले का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक बबलू रुक गया और बोला, क्या तुमने वह आवाज सुनी? तो आरव और निखिल ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। पर बबलू का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसने कहा, यह रानी सूर्यमुखी की सिसकियां हैं। वह हर रात किले में रोती है। अब किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। द्वार पर नक्काशी इतनी जीवंत थी कि लगता था जैसे पत्थरों में बनी मूर्तियां उन्हें घूर रही हों। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर खाई जमी थी और हवा में एक सड़ांत भरी गंध तैर रही थी। निखिल ने अपनी कैमरा लाइट जलाई, लेकिन रोशनी किले की अंधेरी गलियारों को भेद नहीं पा रही थी। और तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सी छाया दिखी, जो तेजी से गायब हो गई। तो निखिल ने हंसकर इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। किले की मुख्य हॉल में पहुंचते ही उन्हें एक पुराना चित्र दिखा। उसमें एक खूबसूरत महिला थी, जिसके चेहरे पर उदासी और रहस्य का मिश्रण था। लेकिन अब बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा, यह रानी सूर्यमुखी है। पर चित्र के पास एक पुराना दर्पण भी था, जो धूल से हटा पड़ा था। आरव ने जब दर्पण को साफ किया तो उसमें उसकी परछाई के साथ एक और चेहरा दिखा, जो एक पीला सूखा चेहरा जिसकी आंखें खाली थीं। और यह देखकर वह चीखने ही वाला था कि छाया गायब हो गई। तब निखिल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब तीनों के दिलों में डर उतर चुका था। कुछ देर बाद अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सीढ़ी दिखी, जो किले के तहखाने की ओर जा रही थी। सीढ़ी देखकर बबलू ने मना किया, लेकिन आरव की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि कैमरे की रोशनी भी बेकार थी। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। और तभी अचानक दीवार पर खरोंचने की आवाज आई। तो निखिल ने कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर एक ठंडी सांस उनके गालों को छू गई और इसी के साथ बबलू चीख पड़ा और कहने लगा, वह यहां है, रानी का साया।
और तभी तीनों भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां जैसे अंतहीन थी। लेकिन जैसे तैसे तहखाने से बाहर निकलते ही उन्हें राहत मिली, पर यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि किले की गलियारों में अब सिसकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने फैसला किया कि वे रानी की कहानी का सच जानने के लिए किले के सबसे ऊपरी हिस्से, रानी के कक्ष तक जाएंगे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक पुराना ताला लगा कमरा दिखा। ताले पर खून के धब्बे थे जो सूख चुके थे। अब निखिल ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला अपने आप खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग था, जिस पर रेशमी चादरें बिछी थीं। दीवारों पर रानी के चित्र थे, लेकिन हर चित्र में उसकी आंखें जैसे जीवित थीं। अचानक कमरे की खिड़की तेजी से खुली और एक ठंडी हवा अंदर आई, और हवा के साथ एक फुसफुसाहट आई, मुझे छोड़ दो। और तभी आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पर निखिल ने कैमरा उठाया, लेकिन उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई और बबलू अब रोने लगा था। उसने कहा, हमें यहां से जाना चाहिए, वरना हम भी रानी के श्राप का शिकार हो जाएंगे। तो कमरे से बाहर निकलते समय आरव ने देखा कि दीवार पर एक नया चित्र उभर रहा था। उसमें 3 चेहरे थे, उसका, निखिल का और बबलू का। चित्र में उनके चेहरे डरे हुए थे और उनके पीछे एक काली छाया थी, जिसके हाथ उनके कंधों पर थे। यह देखकर आरव ने चीख कर निखिल को दिखाया, लेकिन जब निखिल ने देखा तो चित्र गायब था। अब तीनों को यकीन हो गया कि किले में कोई अलौकिक शक्ति है, और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद तीनों ने किले के पुस्तकालय में शरण ली। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो रानी सूर्यमुखी की थी। डायरी में लिखा था कि रानी को एक तांत्रिक ने काले जादू से बांध दिया था, ताकि उसकी आत्मा हमेशा किले में कैद रहे। तांत्रिक का मकसद था रानी की सुंदरता को अमर करना, लेकिन उसने गलती से उसकी आत्मा को एक श्राप में बदल दिया। डायरी में यह भी लिखा था कि हर रात रानी की आत्मा नए शिकार की तलाश में किले में भटकती है। लेकिन आरव ने डायरी को और पढ़ने की कोशिश की, पर अचानक किताब अपने आप बंद हो गई और कमरे में ठंड बढ़ने लगी। साथ ही एक कर्कश हंसी गूंजने लगी। तो बबलू ने कहा, यह रानी है, वह हमें नहीं छोड़ेगी। पर निखिल ने हिम्मत करके एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे अपनी दादी से मिला था। मंत्र के साथ हवा शांत होने लगी, लेकिन तभी एक काली छाया दीवार से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा रानी सूर्यमुखी जैसा था, लेकिन भयानक। और छाया ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरे किले में कदम रखा, अब तुम मेरे हो। पर आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमें क्या चाहिए तुम्हें छोड़ने के लिए? तभी छाया हंसी और बोली, मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मेरे लिए प्रेम से प्रार्थना करेगा। यह सुनकर आरव को एक उम्मीद दिखी। उसने निखिल और बबलू से कहा कि वे एक साथ मंदिर में जाकर रानी की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। अब तीनों किसी तरह किले से बाहर निकले और गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। वहां एक बूढ़े पुजारी ने उन्हें बताया कि रानी की आत्मा को मुक्ति केवल सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मिल सकती है। और पुजारी ने एक विशेष पूजा की जिसमें तीनों ने हिस्सा लिया। पूजा के दौरान मंदिर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। लेकिन जैसे ही पूजा पूरी हुई, एक गर्म हवा का झोंका आया और सारी आवाजें शांत हो गईं। अब सुबह होने पर तीनों किले में वापस गए। वहां का माहौल अब पहले जैसा भयावह नहीं था। रानी का चित्र अब मुस्कुराता हुआ दिख रहा था, और गांव वालों ने बताया कि रात को किले से कोई आवाज नहीं आई। आरव ने अपनी कहानी लिखी जो बाद में एक मशहूर किताब बनी, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उस रात उसने क्या देखा और महसूस किया। कालवाड़ी का किला अब भी खड़ा है, लेकिन अब वहां की रातें शांत हैं। फिर भी गांव वाले कहते हैं कि रानी सूर्यमुखी का साया शायद अभी भी कहीं छिपा है, किसी नई कहानी की तलाश में। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।